नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डी का सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी हिंदी आती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और इसमें 300 प्लस हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर रिलेटेड हैं, यानी कि किसी न किसी परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो ये वीडियो आपको बहुत ध्यानपूर्वक और वीडियो को पूरा वॉच करना है, फुल वॉच करना है। आपको इसका बहुत बेहतरीन और बहुत चमत्कारिक लाभ मिलने वाला है। प्यारे साथियों, बने रहे हमारे साथ। चलते हैं आज की श्रृंखला को आगाज कर। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अयोगवाह ध्वनि किसे कहा जाता है? पहला, अनुस्वार को, अल्पप्राणकों की, घोषकों की, महाप्राण को। ये वन लाइनर फॉर्म में कि आपको जल्दी से चीज़ें बताया जा सके, तो इसका उत्तर है अनुस्वार। अनुस्वार क्या? अंग को अनुस्वार कहा जाता है, अंग को अनुस्वार, जबकि आह को, ये वाला, इसे विसर्ग की संज्ञा दी जाती है। और दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? तो अयोग वाह के अंदर। इनको जो है वर्णमाला में स्वर के साथ रखा गया है। इनको मिलाकर स्वरों की संख्या, लेकिन स्वर में नहीं आते। तो कुल टोटल संख्या किसकी? वर्णमाला 13 मानी जाती है इनकी। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, वा और फा किस प्रकार के वर्ण हैं? वा और फा किस प्रकार के वर्ण हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप बताओगे, दंत और ओष्ठ हैं। ये क्या है? दंतोष्ठ हैं। चलते हैं नेक्स्ट, ये लाइनर की फास्ट आपको करवा सकूं। नेक्स्ट है, ध्वनि की सबसे इकाई क्या है? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आप बताओगे ध्वनि है। या यहाँ पर वर्ण की भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? यदि ध्वनि ना लिखा होता, यहाँ वर्ण कहा जाता, तब भी आप भाषा की सबसे छोटी इकाई हो जाती। चलते हैं, कौन सा स्पर्श व्यंजन है? तो स्पर्श व्यंजन आपको बता दूं क्या है? दा जो है स्पर्श। देखिए, का से लेकर का, चा, टा, ता, पा, ये सभी वर्ग किसमें आते हैं? तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो का, चा, टा, ता, पा, ता था दादा, देखिए ता था दादा में दा आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो आपको बता दूं प्यारे साथियों, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है टोटल। एक वर्ग में 5 होते हैं और टोटल 5 वर्ग होते हैं, तो 25 हो जाएगा। चलते हैं, का कौन सा व्यंजन है? तो का आपको बता दूं, का जो है कंठ व्यंजन है। का, खा, गा, घा, का, खा, गा, घा वाला पूरा का से स्टार्ट होता है, का से कंठ और का से का आप याद कर सकते हैं। चलते हैं, उच्चारण स्थान की दृष्टि से का वर्ग का सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? तो का वर्ग के सभी वर्ण कंठ व्यंजन कहलाते हैं, ये आपको याद रखना है। और चा वाले क्या? तालव्य कहलाते हैं। और पा वाले जो है ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? कौन सा ओष्ठ नहीं है मतलब जिनको ओष्ठ से नहीं बोला जाता है? तो आपको, तो फा क्या है? तो आप बताओगे दंत ओष्ठ है, ना कि ओष्ठ है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें गलत है, फा भी जो है दंतोष्ठ है। इसमें डी वर्ड कोई था, डी है नहीं, तो इसकी कोई बात ही नहीं। चलिए डी हम बना देते हैं, का कर देते, तो का जो है क्या है? दंतोष्ठ नहीं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो पा वर्ग पूरा ओष्ठ होता है। और आपको बता दूं कौन सा ओष्ठ है, तो पा पूरा पा वर्ग क्या होता है? ओष्ठ होता है। और पा फा बा बा, बा आता है ना इसमें, बस आपको पा फा बा बा, पा वर्ग पूरा क्या होता है? ओष्ठ होता है। आपको वर्णमाला पूरा चैनल पे पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्टिव, उसको चैनल पे विजिट करके जरूर देखें। मूर्धन्य, मूर्धन्य कौन से हैं? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? टा वर्ग पूरा, टा, ठा, डा, ढा, णा किससे बोले जाते हैं? तो मूर्धा से बोले जाते हैं। मूर्धा क्या चीज़ है? हर चीज़ें आपको चैनल पे मिल जाएंगी, बस आप एक बार विजिट तो करें चैनल पे। प्ले लिस्ट तो आप सब एक बार झांकें। वर्णों में कौन सा मूर्धा है यानी मूर्धन्य है? तो टा वर्ग क्या होता है? पूरा मूर्धन्य होता है। तो आपको बताओ कौन सा मूर्धन्य है? तो इसमें से, तो आपको बता दूं, ये जो है कौन सा है? षटकोल वाला सा क्या है? मूर्धन्य सा। जबकि ए वाला सा क्या है? तो ये दंत सा कहा जाता है। जबकि बड़ा वाला सा इसे तालव्य सा, इसे तालव्य सा। देखिए, षटकोल वाले सा को क्या बोलते हैं? तो मूर्धन्य सा। छोटे वाले सा को बोलते हैं तालव्य सा, वो सॉरी दंत सा। और जो बड़े वाले सा को बोलते हैं तालव्य सा। तो ये तीनों को आपको याद करके रखना है। कौन सा वर्ण महाप्राण है? महाप्राण क्या होते हैं? अल्प प्राण क्या होता है? किसी भी वर्ग का 1, 3, 5 होता है। और महाप्राण क्या होता है? किसी भी वर्ग, 5 वर्ग हैं, तो बताओ 2 और 4। तो बताओ, का तो इसमें होगा नहीं, पहले नंबर पे आता है। खा है, क्यों? खा क्या है? दूसरे नंबर पे आता है। किसी को देखिए वर्ग में कहते हैं दूसरे नंबर पे आता है।
अल्प प्राण महाप्राण क्या है, ये सब आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं प्यारे साथियों। कौन सा वर्ग क्या है, महाप्राण है। महाप्राण की बात क्या है, 2 और 4 है। अल्प प्राण कितने, 1 3 5 होते हैं। तो बताइए कौन सा महाप्राण है, तो इसका उत्तर बताएंगे क्या, तो आप बताओगे ता के बाद था दूसरे नंबर पे आता, ता था, ठीक है, था दूसरे नंबर पर, दूसरा और चौथा होता है। ये आप वर्णमाला में आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। कौन सा संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो इसका उत्तर छा त्रक ज्ञा और सरा क्या है, छत संयुक्त व्यंजन है। चलते हैं, छा कैसे बना है प्यारे साथियों, तो आप क्या बताओगे, का और सा से मिलकर बना है। जबकि त्रा कैसे बना है, तो आप बनाओगे ता और रा बन के बना है। ज्ञा कैसे बना है, तो आप बताओगे जा और प्लस इया मिलके क्या बना है, क्या बना है। और क्या बताएं, सरा कैसे बना है, तो सा और रा मिलके बना है, तो आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नासिक है, नासिक कौन सा है, यानी नाक से कौन से बोले जाते हैं, तो आपको बताओ इया जो है किसी भी वर्ग का 5वां अक्षर जो है नासिक होता है। जैसे का खा गा घा आड़ा पा फा बाबा माँ, देखिए लास्ट में जो माँ ता था दा नौ चा छा चा इया, ये सब 5वां वर्ण क्या होते हैं, तो आप बताओगे नासिक होते हैं। इनका मुंह के साथ साथ जो है नाक का भी प्रयत्न करना पड़ता है। कौन सा वर्ण जो है नासिक वर्ण है, देखिए बात हुई ना, तो पाफा बाबा माँ, यानी किसी भी वर्ग का 5वां अक्षर क्या होता है, तो आप बताओ नासिक होता है। चा छा जाजिया इया ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं, चा छा जा झा इया, तो चा वर्ग क्या कहलाता है, तो पूरा चा वर्ग क्या होता है, तालब होता है। जितने तालब वालों को एक ट्रिक के माध्यम से इचू यसा नाम तालब्या। अब देखिए ई से छोटी बड़ी और पूरा चा वर्ग या और जो है बड़ा वाला सा, ये सभी क्या होते हैं, तालब्य होते हैं। इनको आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, टा ठा ढा ढा अड़ा ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं, टा वर्ग वाले सभी ध्वनि टामा टामा याद कीजिए तो मूर्धन्य कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, चा छा जा झा इया ध्वनियाँ क्या कहलाती, चा वर्ग पूरा क्या कहलाता है, चा, तो चा छा वर्ग आप बता दूं क्या कहलाता है, तो इसका स्पर्श संघर्षी चा नहीं नहीं केवल स्पर्श व्यंजन कहलाए, इसमें स्पर्श संघर्षी नहीं होना चाहिए, चा छा जा झा, हाँ ठीक ठीक, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते चा चा छा चा छा छा। जबकि संघर्ष ध्वनियाँ कौन सा हा क्या कहलाते, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, अल्प प्राण कौन से हैं, तो 1 3 5 अल्प प्राण किसी भी वर्ग के, तो का खा गा पहला ही हो जाएगा। देखिए पहला का पहले नंबर पे है तो का तीसरे नंबर पे, इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब एक बार आप ये आपके लिए एमसीक्यू जब ही ठीक होगा जब आप जो है डिस्क्रिप्टिव पढ़े होंगे, तभी आपके लिए प्रैक्टिस सही होगा, अन्यथा आपके लिए ये वीडियो अच्छी नहीं होगी। चलते हैं, क्या है अल्प प्राण क्या है, तो आप फिर से मैं बता रहा हूँ 1 3 और 5 क्या होता है, 1 3 5 अल्प प्राण। तो पहले नंबर पे देखिए ता आ रहा है और ता तीसरे नंबर पे दा आ रहा है, तो एक अल्प प्राण क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, तालब्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, तालब्य ध्वनियाँ आप क्या बताओगे प्यार साथियों, तो चा से लेकर चा छा जा झा इया, ये सब क्या है, तालब्य ध्वनियाँ हैं। चलते हैं, कुल व्यंजन कितने हैं, तो कुल व्यंजन आपको बता दें 33 होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, और कुल स्वर कितने, तो आप बताओगे स्वर 33 होते हैं। अब कहा जाए घोष वर्ण कौन से, घोष वर्ण क्या होते हैं, अघोष क्या होता है, 3 4 5 क्या होता है, तो साघोष होता है, ये आपको याद करके रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है, घोष और वर्ण मीन्स क्या होता है प्यारे साथियों, तो अघोष कितने होते हैं, तो 3 1 और 2 क्या होते हैं, अघोष में तो पहला और दूसरा किसी भी वर्ग का पहला दूसरा, और चौथा पांचवा क्या होता है, तीसरा चौथा पांचवा अघोष होते हैं। तो अब देख लेते तीसरे नंबर पे आता, देखिए का खा गा घा, ये इसका मतलब क्या है, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। बी वाला क्या है, तो आप बताओ घोष वर्ण हो जाएगा। अघोष पहला और दूसरा होता है। मैं बार बार इसको इसलिए कह रहा हूँ कि आपको याद, मूल शेर कौन स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताओगी मूल स्वरों की संख्या 4 होती है, छोटा छोटी छोटाऊ और री, ये क्या है, तो आप बताओगे मूल स्वर हैं। चलते हैं, महाप्राण वर्ग कौन से हैं, महाप्राण कौन से होते हैं, अल्प प्राण क्या होते हैं 1 3 और 5, और महाप्राण क्या होते हैं 2 और 4, तो 2 और 4 कौन कौन से आएंगे, तो आप बताओगे। और पूरा जो है
सा साहा, ये सभी क्या है? अल्पप्राण। ये आपको याद करके रखना प्यारे साथियों। सा सा ये सब भी क्या होते हैं? तो आप बताओगे अल्पप्राण महाप्राण होते हैं। छा झा किस प्रकार का व्यंजन? झा और झा किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो आप बताओ स्पर चा छा झा झा। चा छा झा झा ये स्पर्शी स्पर्श संघर्षी में आते हैं। सा 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 छा छा झा। और संघर्ष केवल संघर्षी व्यंजन कौन कौन से केवल संघर्षी व्यंजन करेंगे? तो सा सा हा केवल संघर्षी में आते हैं, ये आपको याद रखना है। और स्पर्श संघर्षी, क्योंकि आपको जानते हैं स्पर्श व्यंजन 25 है, उनमें से है ये, उनमें से ये 25 में से है, इसलिए इसको स्पर्श और केवल स्पर्शी कहा जाएगा। तो आप क्या बताओगे? सा सा यानी कि सभी सा सा हा ये क्या होते हैं? स्पर्श संघर्षी होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। कौन सा सबसे पहले आएगा? काम आएगा कि काग आएगा कि कांच आएगा कि कालिख आएगा? तो इसका उत्तर आपको बता दूं क्या हो जाएगा। सा अंक देखिए, चांद बिंदी पहले ही आ जाता है, अनुस्वार और विसर्ग देखिए पहले आ जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि ये अनुस्वार का ही पाठ है। आप देखते हैं कि स्वर के अंतर्गत ही आ जाता है अंक, तो इसीलिए सबसे पहले अंक वाले को रखेंगे, चांद वाले को रखेंगे। चलते हैं हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह ध्वनिया की संख्या कितनी? अयोगवाह संख्या कितनी? अंग और आह क्या है? अंग और आह क्या है? तो आप बताओगे अयोगवाह है। 2 अयोगवाह हैं और 2 ही उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त ढा और डा है। यहाँ पर बिंदी रखिए, यहाँ पर बिंदी रखिए। डा और ढा क्या है? उच्छिप्त व्यंजन, जिसे फेंका गया हो। ओ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओ का उच्चारण स्थान आप बताओगे कंठ और ओष्ठ होता है। ओ और औ दोनों का, ओ और औ दोनों का उच्चारण स्थान आप क्या बताओगे? तो आप बताओगे दंत कंठ और ओष्ठ में होता है। जबकि ए और अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो बताओगे दंत ओष्ठ होता है। ये आपको याद करके रखना है। कंठकाल। सदैव एक वचन में कौन सी संज्ञा होती है? सदैव एक वचन में संज्ञा सदैव कौन होती है? भाववाचक संज्ञा सदैव क्या होती है? तो एक वचन में ही होती है। जातवाचक संज्ञा का भेद उपभेद क्या है? जातवाचक संज्ञा का उपभेद आपको बता दूं क्या है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा भी जातवाचक के अंतर्गत आता है। द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? द्रव्यवाचक के साथ साथ समूहवाचक भी किसका पार्ट है? तो आपको क्या बताओगे प्यारे साथियों? जातवाचक का ही पार्ट है। 300 प्लस क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। महामना जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की क्या किया था? तो स्थापना की थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? महामना जी ने, तो इसमें महामना किसी का नाम कह गया, तो आप बताओ नाम क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। चलते हैं। देश में अनेक भीषण युद्ध हुए, विभीषण पैदा हो गए, अनेक विभीषण पैदा हो गए, मतलब विभीषण नाम के लिए नहीं, ये जात यानी कि विभीषण को जो क्या करते हैं? घात करते हैं किसी के साथ। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो आप बताओगे जातिवाचक संज्ञा होगा। ये आपको याद रखना है। यदि विभीषण किसी व्यक्ति को कहा जाता तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, लेकिन यहाँ पर विभीषण जो है धोखाधड़ियाँ करने वाले के लिए किया गया। बालक को अच्छाइयों को अपनाओ, बालक को अच्छाइयों को अपनाओ में क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बालक किसके लिए? बालक के सभी बालकों के लिए, सभी के लिए जो चीज़ प्रयोग होता है उसे जातिवाचक कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। सोहन किसी की बुराई नहीं करता, किसी की बुराई नहीं करता, क्या हो जाएगा इसका? तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। सोहन किसी की बुराई नहीं करता। इसमें रेखांकित करना था बुराई में कौन सी? तो बुराई में भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट है। पांडव दुर्योधन की चालों को समझ गए, दुर्योधन की चाल को समझ गए, इसका मतलब क्या है? किसकी बात कर रहा है? तो इसमें चाल को इंडिकेट नहीं किया, लेकिन आपको बता दूं चालों में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? चाल में धोखाधड़ी चाहे जो करे सब देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? आप बताओ चाल क्या है? तो भाववाचक संज्ञा है इसका। इसमें जाओ नहीं 1 मिनट। जातिवाचक संज्ञा, इसमें जातिवाचक संज्ञा ना होके इसमें पांडव और दुर्योधन में क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसमें थोड़ा डाउट है, इसको आपको कंफर्म, तो आप इसको जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि इसमें से कौन सा सही हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट देखें। गुरु जी का व्याकरण आज भी प्रमाणिक है, गुरु जी का व्याकरण आज भी प्रमाणिक है, तो इसमें क्या है? गुरु जी किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो इसमें आज कौन सा व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक? तो इसमें ये गलत लगा हुआ है,
तो आपको पता है गुरु जी किसके लिए, गुरु जी के लिए क्या होगा, तो गुरु जी के लिए जातिवाचक। गुरु जी आप किसी को भी कहते हो, जो भी तो सबके लिए प्रयोग होता है, उसे जातिवाचक कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखें। गीत के सपनों का सौदागर आया, गीत के सपनों का सौदागर आया, तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ देते रहें। तो सौदागर, यहाँ पर सौदागर को इंडिकेट नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ सौदागर जो है क्या है, तो ये जातिवाचक। सौदागर मतलब जो भी क्या करता है, सौदा करता है, बेचने वाला है, किसी एक का नाम नहीं लिया गया, सबके लिए प्रयोग हुआ, तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, इस देश में हरिश्चंद्र घटते जा रहे हैं। देखिए हरिश्चंद्र घटते जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, सच्चे लोग घटते जा रहे हैं। तो ये सच्चे लोगों को, हर सच्चे लोगों को हरिश्चंद्र कहा गया है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ये आपको ध्यान रखना। देखिए एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला। आल्पस पर्वत यूरोप का हिमालय है, आल्पस पर्वत यूरोप का हिमालय है, इसका मतलब यूरोप का हिमालय है, तो यूरोप के हिमालय वैसे तो जातिवाचक है, लेकिन इसको व्यक्तिवाचक बन, तुलना जब किया जाता है तो व्यक्तिवाचक ना होकर ये जातिवाचक बन जाता है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलते हैं, नेताजी अब नहीं रहे, नेताजी अब नहीं रहे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कोई स्पेशल नेताजी जो अब नहीं रहे, मरे। सब नेता की बात नहीं कर रहा है कि सब नेता मर गए, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक होगा। मरने की बात ही की, कोई एक नेता मरे हैं, इसलिए जो है यहाँ पर व्यक्तिवाचक। नहीं तो वैसे नेता कहता तो आप सामान्यतः ये सबके लिए प्रयोग होता। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो इसमें राष्ट्रपिता क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी, किसी एक के लिए जब कहा जाए तो उसे व्यक्तिवाचक कहा जाता है। चलते, छात्रों ने अपनी लिखावट पर ध्यान देना चाहिए, अपनी लिखावट पर ध्यान देना चाहिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, लिखावट, यहाँ पर स्पेशल लिखावट के लिए प्रयोग किया, तो इसका लिखावट क्या है, तो मतलब लिखावट एक भाववाचक संज्ञा हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। आजकल भारतीय पहनावा बदल गया है, भारतीय पहनावा क्या है, तो पहनावा आप क्या बताओगे, भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर इंडिकेट नहीं किया, मैं इंडिकेट दे रहा हूँ, पहनावा के बारे में पूछा गया है, तो आप बताओगे भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। मानव के दिलों में ईर्ष्याएं बढ़ती जा रही, तो ईर्ष्या क्या है आप बताओगे, इसमें ईर्ष्या क्या है, ईर्ष्या आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों, नहीं इसमें यदि इसके बारे में, मानव के बारे में पूछा, मानव आप सबकी को कह सकते हो ना, मानव सब, तो मानव में कौन सी संज्ञा है, तो आप बताओगे भाववाचक संज्ञा है ये, सॉरी जातिवाचक संज्ञा है। और ईर्ष्या में पूछेगा तो ईर्ष्या क्या होता है, तो आप बताओगे भाववाचक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट है, संज्ञा के रूप में परिवर्तन किसके द्वारा नहीं किया जा सकता, किसके द्वारा संज्ञा के रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो बताओ पुरुष के अनुसार जो है संज्ञा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। चलते, लिंग वचन कारक सबके अनुसार जो है संज्ञा में परिवर्तन किया जा सकता है। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो अर्थ के आधार पर बता दूं प्यारे साथियों, संज्ञा के 5 भेद हैं, और संज्ञा के मूलतः कितने भेद हैं, तो मूलतः 3 ही भेद हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 प्रकार से किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं किया जा सकता किससे, तो इसका उत्तर बता दूं, कारक से भाववाचक। देखिए जातिवाचक संज्ञा से भी, सर्वनाम से, क्रिया से भी, विशेषण से भी किया जा सकता है, लेकिन किससे नहीं किया, तो आप बताओ कारक से नहीं किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, किससे निर्माण होता है भाववाचक संज्ञा का, तो विशेषण से होता है। लिंग वचन और कारक तथा काल से भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं होता है। वात्सल्य भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है, किससे हुआ है, तो आप बताओ जातिवाचक संज्ञा से हुआ है। वात्सल्य का वत्स होता है, वत्स मीन्स बच्चा होता है ना, बच्चा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, और बच्चा से बना है क्या, वत्स से बना है वात्सल्य। आपको याद, वत्स मीन्स होता है बच्चा, और वत्स क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा है, और इससे क्या बनाया गया है, भाववाचक बनाया गया है। लकड़ी शब्द का संज्ञा बनाइए, लकड़ी शब्द का शब्द में संज्ञा बताइए। लकड़ी क्या है, तो आप क्या बताओगे, किसी कोई भी लकड़ी हो, सबको क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन में आता है। लकड़ी से क्या बनता है, जैसे लकड़ी हुआ, धातु हुआ, और तरल पदार्थ हुए, सब किस में आते हैं, द्रववाचक संज्ञा आते हैं, यानी मटेरियल नाउन में आते हैं। जैसे लकड़ी का प्रयोग तख्त बनाने के लिए, बहुत ढेर सारी चीज़ों के लिए किया था, तो यह मटेरियल नाउन है। चलते हैं, सोना तांबा शब्द में संज्ञा बताइए। सोना और तांबा धातुएं सभी क्या होती हैं, द्रववाचक संज्ञा होती हैं, धातुएं सभी द्रववाचक। सुंदरता शब्द में संज्ञा बताइए। सुंदरता आप क्या बताओ, ये भाव है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऊंचाई शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो ऊंचाई शब्द में भाववाचक संज्ञा। ऊंचाई क्या है, भाववाचक है, एक प्रकार का भाव है,
चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संज्ञा वाला वीडियो पहले चैनल पर अपलोड है, उसको भी विजिट करके देख लें। तो इसका बताओ व्यक्तिवाचक, देखिए अशोक किसी एक का नाम है, जहाँ पर एक का नाम हो तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जाति मतलब सबका नाम। बचपन सहसो मित्रता अपना, यहाँ ये क्या है तो व्यक्ति का भाव, वहाँ पर भाव दिख रहा है, जहाँ पर भाव दिखे वहाँ भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखिए, सभी चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, अभी कुछ ही 1-2 चैप्टर आप देखोगे इनसे, अभी और भी चैप्टर, सब चैप्टर से लगभग 15-15 क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। जिस शब्द में से किसी वस्तु, गुण, दोष, कार्य, अवस्था इत्यादि का जो है बोध हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे आप बता दूं भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। गुण, दोष तथा कार्य, अवस्था का बोध हो, जहाँ पर अवस्था शब्द दुख जाए वहाँ पर भाव होगा ही होगा, याद करके रखना है। टेट से संबंधित ग्रामर की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, तो उसको भी चैनल पर विजिट करके जरूर देखें। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ये तो नहीं पूछा जा रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं। तो महाभारत देखिए पार्टिकुलर नाम है, यमुना भी किसी एक पार्टिकुलर नदी का नाम है, पटना भी पार्टिकुलर शहर का नाम है, ये ग्रंथ का नाम, लेकिन औरत सभी औरतों को कहा जाता, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्रववाचक संज्ञा नहीं है, मतलब मटेरियल नाउन कौन सा, मटेरियल कौन सा नहीं है। देखिए लोहा भी धातु है, तेल भी जो है लिक्विड में आता है, दूध भी लिक्विड में आता है, जबकि घड़ी क्या है तो घड़ी जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। यह पानी तो सबका है, वाक्य में यह क्या है, तो यह आपको बता दूं क्या है, सर्वनाम है, मतलब सबका नाम, सबके लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे बोला जाता है। नहीं, यहाँ पर कहा गया सर्वनाम तो है लेकिन सर्वनामिक विशेषण है, यह पानी की विशेषता है, सब पानी नहीं, यह पानी। देखिए संज्ञा के पहले देखिए पानी क्या है तो आप बताओगे संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, मटेरियल नाउन संज्ञा है, मटेरियल नाउन है। तो जब संज्ञा के पहले जो है कोई सर्वनाम आए उसे सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है। देखिए मिठाई है कि चतुराई है कि लड़ाई है कि उतराई है, तो इसमें आपको बता दूं मिठाई क्या है, मिठाई जो है एक जातिवाचक संज्ञा है, ना कि भाववाचक है। मिठाई सभी प्रकार की मिठाई को मिठाई कहते हैं, लेकिन कलाकंद मिठाई क्या हो जाएगी, जातिवाचक हो जाएगी जब नाम जुड़ जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सा है, गाय है, फूल है कि लाल किला है कि केला। देखिए लाल किला जो है केवल एक का नाम है, जहाँ पर एक का नाम होगा वहीं व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा है किसमें व्यक्तिवाचक, जहाँ किसी एक का नाम, तो देखिए ताजमहल किसी एक का नाम है और दूसरा ताजमहल, तो आप बताइए कि ताजमहल इसका उत्तर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसके स्थान पर किया जाता है। सर्वनाम शब्दों का जो है संज्ञा के स्थान पर किया जाता है सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, ये एक एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है प्यारे साथियों। पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद हैं, कौन पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 हो जाएगा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये याद करके रखना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन रखा जाता है, तो आपको बता दूं इसमें से मैं जो है करेक्ट हो जाएगा। मैं और हम जो है ये सब पुरुषवाचक, मैं और हम ये सब किसमें आते हैं, तो देखिए इसमें उत्तम पुरुष में मैं और हम आता है, जब दूसरे कहा जाए तुम और आप, ये हो जाएगा मध्यम पुरुष, और वह और वह क्या आते हैं तो आप बताओगे अन्य पुरुष में आते हैं, ये सबको आपको याद करके रखना है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है, वाक्य को सुंदर बनाने के लिए, वाक्य को छोटा करने के, अर्थ ग्रहण करने, पुनरुक्ति दोष को रोकने के लिए। आपको बता दूं पुनरुक्ति दोष के रोकने के कैसे, जैसे राम गया, राम ने खाना खाया, राम सोया, ये ना कह के राम गया और वह सो गया और सोने के बाद उठा और नाश्ता किया। मैंने एक बार राम कहा और सब पता भी चल गया कि ये बात राम के बारे में हो रही, मतलब पुनरुक्ति, बार बार जो है आने वाली दोष को हटाने। सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है, तो सर्वनाम की कुल संख्या 11 है, लेकिन सर्वनाम के प्रकार कितने हैं तो बताओगे, सर्वनाम के प्रकार जब पूछा जाएगा तो आप बताओगे 6 हैं। अब इजीली आप इसको 6 बना सकते हो, तो ऐसे आप कुछ ना कुछ आप माइंड मैप जरूर बनाइए, तो आप चीज़ों को याद आसानी से हो जाएगा। सर्वनाम शब्दों का कारक नहीं है, कौन सा कारक नहीं है, तो देखिए कर्ता कारक होता, संबोधन होता, संबंध होता है, नहीं संबोधन कारक, इसमें देखिए संबोधन कोई कारक नहीं होता, ये आपको ध्यान करके रखना है। संबंध कारक है और अधिकरण कारक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, तो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जो है एक वचन तथा बहुवचन दोनों रूप में होता है, जैसे तुम और वैसे कहा जाए यह, ये दोनों सर्वनाम है। तुम जो है प्लूरल में आता है यानी बहुवचन में आता है, जबकि यह क्या है एक वचन में आता है, तो सर्वनाम जो है बहुवचन एक वचन दोनों में हो सकता है प्रयोग। निम्नलिखित वाक्य में से सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग कहाँ पर हुआ है, तो इसका उत्तर सा में, मैं तेरे को एक घड़ी,
मैं तेरे को नहीं, हम आपको आपको एक घड़ी दूंगा, यहाँ होना तेरे को नहीं होना चाहिए था, ये दिल्ली भाषा लिख दिया गया है। आपको यह काम करना चाहिए, यह आप करना चाहिए, यह जहाँ पर लग जाए तो ये निश्चित कर देता है, तो इसका उत्तर हो जाए निश्चयवाचक क्या है, सर्वनाम है, आपको याद करके रखना है। आप कहाँ तक पढ़े हैं, कहाँ तक पढ़े हैं, तो आप क्या है तो आप बताओगे। मैं उत्तम पुरुष में क्या था, उत्तम पुरुष अपने लिए, मध्यम पुरुष दूसरे के लिए। आप और तुम आप किसके लिए यूज करते हो, तो आप बताओ। तुम और आप जो है दूसरे के लिए यूज करते हो, तो दूसरा क्या है आपके लिए मध्यम पुरुष हो जाएगा। और अन्य पुरुष के लिए यह और वह क्या होता है, अन्य पुरुष के लिए होता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप है तो आप बताओगे मध्यम पुरुष हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं प्यारे साथियों। जो आया है सो जाएगा, जो आया है वो सो जाएगा, इसका मतलब क्या है, तो जो और सो जहाँ पर मिल जाए मतलब ये संबंध जोड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संबंधवाचक है, एक सेंटेंस को दूसरे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, संबंधवाचक हो जाएगा। यह इधर ही गया होगा, ही गया होगा, वह इधर ही गया होगा, तो इसमें क्या हो प्यारे साथियों, तो इसका उत्तर हो निश्चयवाचक। वह मतलब कोई इधर इफ बट नहीं है, कन्फर्म है कि वह इधर गया होगा, तो वह शब्द और यह शब्द क्या है, निश्चयवाचक में आता है। कोई रो रहा है, कोई मतलब कौन रो रहा है इसका कोई पता नहीं, तो यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलते हैं, तुम पत्र लिख रहे हो, तुम पत्र लिख रहे हो, तो क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक है। तुम हुआ, या हुआ, वह हुआ, आप हुआ, मैं हुआ, हम हुआ, ये पुरुषवाचक में आते हैं, अभी मैंने चर्चा कर दिया है। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बताओ, संबंधवाचक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। वह कल आएंगे, वह कल आएंगे, वह कल आएंगे, इसका मतलब क्या है प्यारे साथियों, इसमें क्या है, तो अन्य पुरुषवाचक वह और यह, अभी बात वह और यह और वह ये सब किस में आते हैं, तो अन्य पुरुषवाचक में आते हैं। जबकि हम और मैं ये सब आता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष में आता है आप और तुम आता है, और तुम्हें। मैं कल बाजार जाऊंगा, मैं कल बाजार जाऊंगा, मैं क्या आता है, तो मैं अपने लिए जो भी यूज होता है, तो जो भी चीज़ अपने लिए, तो आप बताओगे उसमें क्या होता है, उत्तम पुरुषवाचक होता है। जब दूसरे के लिए होता है तो आप बताओगे मध्यम पुरुष, और किसी अन्य के लिए होता तो आप बताओगे अन्य पुरुष होता है। जैसे यह वह ये सब कहते हैं अन्य पुरुष। मैं खुद इसके बारे में सोच रहा हूँ, मैं खुद, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर उत्तम पुरुष हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर मैं खुद, यानी कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो यहाँ निजवाचक है। जब स्वयं के लिए कोई चीज़ यूज होता है तो यहाँ निजवाचक सर्वनाम का यूज होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। वही आम का पौधा है, वह ही आम का पौधा है, वह ही आम का पौधा है, तो इसका मतलब क्या है, निश्चित है इसमें आम ही है और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, उन्हें कुछ देकर विदा करो, उन्हें कुछ देकर विदा करो। अब क्या देगो ये पता नहीं, तो इसमें जो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। वह कौन खड़ा है, वह कौन खड़ा है, वहाँ कौन खड़ा है, तो कौन लगा है, इसका मतलब प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, इसमें क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है कि अन्य पुरुष। आप किसके लिए हो सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आप भला, मतलब खुद भला। ये खुद के लिए जब भी आपका प्रयोग होता तो हाँ निज का, और जब दूसरे के लिए आपका प्रयोग होता तो क्या आएगा, तो आप बताओगे मध्यम पुरुष में आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये कन्फ्यूजन वाला सब्जेक्ट हो सकता है। यह मेरा घर है, मतलब इसमें निश्चित है कि मेरा ही घर है, तो यहाँ पर निश्चयवाचक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब इस घर की देखभाल कौन करेगा, अब इस घर की देखभाल कौन करेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। कौन करेगा, इस घर की देखभाल कौन आया ना, कौन आया, तो उसका मतलब प्रश्नवाचक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। दरवाजे पर कोई है उसे अंदर बुलाओ, दरवाजे में कोई है। अब यहाँ कोई शब्द जब भी आता है तो क्या हो जाता है, अनिश्चयवाचक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। तुम्हारी तस्वीर तो वह है और मेरी यह है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ जो भी है कोई इफ दैट की बात नहीं किया, तो निश्चयवाचक देखिए ये है, वह और यह क्या है, निश्चयवाचक है। वह आप ही चला गया, अपने आप ही चला गया कह रहा है। जब वह आप ही चला गया मतलब उसकी खुद की बात हो रही, अपने आप कहना चाहिए, आप ही चला गया, खुद चला गया, तो यहाँ पर निजवाचक हो। जब आप का प्रयोग जो होता है खुद के लिए होता है, तो वहाँ पर निजवाचक का प्रयोग होता है। ये याद कर के रखना है प्यारे साथियों। या हिंदी, यह दीवार आप ही गिरा दूंगा,
मैं आप ही गिरा मतलब खुद ही गिरा दूंगा। जब खुद के लिए आपका प्रयोग होता है वहाँ निजवाचक होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ। मोहन जो कल आया था वह पकड़ा गया। पकड़ा गया, जो कल आया था वह पकड़ा गया। जो और सो जब भी लग जाए, जो और सो, ये सब क्या होता है, जो आया था सो पकड़ा गया, तो जो और सो का प्रयोग होता है वहाँ पर संबंधवाचक, यहाँ संबंध जोड़ने की बात हो जाती है। चलते हैं। जो खाएगा, देखिए जो और सो की बात जब भी होगी तो यहाँ संबंध की बात होगी, संबंधवाचक हो जाएगा, तो यहाँ पर संबंधवाचक है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। मैं प्रतिदिन ठंडे जल से स्नान करता हूँ। प्रतिदिन ठंडे जल से स्नान करता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिन प्रतिदिन की बात हो रही, मैं की बात हो रही। मैं खुद के लिए जब यहाँ प्रयोग होता है, खुद के लिए, तो यहाँ पर बात हो जाएगी उत्तम पुरुष की बात हो जाएगी। और वही आप जब खुद के लिए होता तो वहाँ निजवाचक, दोनों में अंतर है। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया, संबंधवाचक। अभी बात हुई जो और सो कहाँ पर मिल रहा है, तो आप बताओगे ऑप्शन सी, तो आप सी करेक्ट हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को आपको इंडिकेट करते चलना है, लिखते हुए चलना है। मध्यम पुरुष का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो आप बीमार हो गए हैं थे के लिए कि मैं आप चली जाऊंगी, वह बीमार है कि वह चली गई, तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे प्यारे साथियों। तो मध्यम पुरुष का प्रयोग, आप बीमार हो गए थे, आप मतलब दूसरे के लिए प्रयोग हो रहा आप, तो यहाँ मध्यम पुरुष हो जाएगा। और यदि अपने लिए, अपने आप की बात होता तो यहाँ क्या होते, निजवाचक हो जाता। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो यहाँ पर आप यहाँ बैठिए, यहाँ तो निजवाचक नहीं है, ठीक है, दूसरे के लिए। वह आप ही, आप चला गया मतलब खुद चला गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने लिए। जो सो कौन सा सर्वनाम है, जो और सो आप क्या बताओगे, संबंधवाचक सर्वनाम है, याद करके रखना है। एक सेंटेंस को दूसरे क्या। चलते हैं। विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं, विशेषण आपको क्या बता दूं प्यारे साथियों, तो आप आवामित संज्ञा तथा सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है। संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। देखिए 101 क्वेश्चन हम कम समय में कंप्लीट, 31 क्वेश्चन में 101 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। विशेषण किसके भेद हैं, तो आप बताओ कि विशेषण के कितने भेद हैं, तो विशेषण क्या बताओगे, टोटल कितने, 4 भेद हैं, कभी कभी 5 का, लेकिन मुख्यतः 4 ही भेद माने जाते हैं विशेषण के। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। जो विशेषण विशेष के पहले आता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है विशेष विशेषण कहा जाता है। जो विशेषण के पहले, जो विशेषण विशेष से पहले आता है, विशेष से पहले जैसे सुंदर, सुंदर स्त्री, स्त्री की विशेषता क्या हो रहा है, सुंदर, तो इसे बोलते हैं विशेष विशेष, विशेषण से पहले आया, विशेष से पहले आया। स्त्री, स्त्री क्या है, संज्ञा ही क्या होती है, विशेष होती है, जिसकी विशेषता बताई जा रही होती है उसे क्या कहा जाता है, विशेष विशेष। और जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई उसे कहा जाता है सुंदर, वो उसे कहा जाता है विशेषण। सुंदर यहाँ क्या है, विशेषण, और जिसकी विशेषता, स्त्री की विशेषता बताई जा रही है वो विशेष से होता है, नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो विशेषण शब्द, जो विशेषण विशेष के बाद आता है उसे क्या कहा जाता है, विशेष के बाद आता है उसे क्या कहा जाता है, उसे विधेय विशेषण कहा जाता है। जैसे देखिए कहा जाए कि लड़का चतुर है, चतुर है। अब देखिए लड़का क्या है, तो विशेष, ये क्या है, संज्ञा, संज्ञा पहले आ गया, और चतुर क्या है, बाद में आ गया, तो यहाँ पर कौन सा विशेषण आया, तो विधेय विशेषण। जब विशेषण विशेष के बाद आता है उसे विधेय विशेषण कहा जाता है। ये आपको एक एक चीज़ें याद करके रखना है। आकार का बोध कौन सा विशेषण कराता है, आकार का बोध जो है आपको बता दूं, गुणवाचक विशेषण जो है आकार का बोध कराता है। चलते हैं विशेषण। चौकोर शब्द में कौन सा विशेषण, चौकोर में कौन सा विशेषण है, तो आप बताओगे गुणवाचक विशेषण क्या है, चौकोर है। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वनामिक विशेषण का अन्य नाम कौन सा है, संदेहवाचक, निर्देशक है, स्वदेशी या सर्वदेशी है, तो आप बताओ निर्देशक विशेषण कैसे कहा जाता है, बताओगे। सार्वनामिक विशेषण का अन्य नाम निर्देशक विशेषण भी है। चौगुना शब्द में कौन सा विशेषण है, चौगुना, तो इसका उत्तर हो जाएगा संख्यावाचक है चौगुना। देखिए चौगुना 4 गुना, 4 में संख्या आ रहा है, तो याद करके रखना है एक एक चीज़ आपको। चलते हैं। माप तोल का ज्ञान कराने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं, माप तोल जब भी ज्ञान करेंगे तो आप बताओ परिमाणवाचक, जहाँ गिनने की बात हो वहाँ पर क्या हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा। चलते हैं। संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं, संख्यावाचक के कितने भेद हैं, तो आप बताओगे 2 भेद हैं। तो एक निश्चित संख्याबोधक और एक अनिश्चित संख्याबोधक। चलते हैं। जैसे कहा जाए कुछ कबूतर, तो ये अनिश्चित संख्याबोधक हो जाएगा, और 5 कबूतर तो क्या हो जाएगा, निश्चित। तो निश्चित तथा अनिश्चित संख्याबोधक।
चलते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं तो आप बताओ। परिमाणवाचक के भी कितने होते हैं? ये भी अनिश्चित, परिमाणवाचक और निश्चित दोनों, इसके भी अनिश्चित और निश्चित याद करके रखना है। सारे लड़के शोर मचा रहे हैं, सारे लड़के शोर मचा रहे हैं में विशेषण कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? अनिश्चित। अब इसमें कौन से लड़के हैं सारे में से? कुछ पता है? निश्चित ही नहीं, सारे में कितने हैं? चलते हैं नेक्स्ट। बाजार में कुछ सब्जियां लेते आना, कुछ लेते आना, कुछ जब भी किया जाए तो क्या हो? अनिश्चित संख्यावाचक है। नहीं, अब ये कुछ है ना, कुछ सब्जियां लेके आए तो यहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। जो चीज़ें तौली नापी जाती है उसमें क्या कहा जाता है? उसे परिमाणवाचक। ही आपको ध्यान, सब्जियों को तौल के लाओगे ना, गिन के थोड़ा ना लाया जाता जल्दी। अब कुछ होता है हालांकि कुछ गिन के मिलते, तो आपको अपवाद ध्यान नहीं देना है। थोड़ी मलाई देना, थोड़ा जब भी मलाई देना, थोड़ा मलाई कैसे देते हैं तो बताओगे? तो इसका उत्तर मलाई कैसे तौल किया दिया जाता है तो बताओगे? अनिश्चित परिमाणवाचक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा में थोड़े लड़के बैठे हैं, थोड़े लड़के बैठे तो इसका उत्तर क्या होगा? अनिश्चित है। थोड़ा थोड़ा शब्द का ही प्रयोग हो तो अनिश्चित हो जाएगा, याद करके रखना है, अनिश्चित है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। 10 ग्राम सोना खरीदा है, 10 ग्राम सोना खरीदा है, तो 10 है एकदम निश्चित कहा गया तो निश्चित, और जहाँ पर भी नाप तौल की बात होती परिमाणबोधक कहा जाता है उसे। रात को श्याम से तिगुना फायदा हुआ, राम को श्याम से तिगुना, तो तिगुना यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपको बता दूं निश्चित संख्यावाचक बोझ हुआ। देखिए 1 गुना से 3 गुना, नहीं 3 एकदम कन्फर्म की बात किया गया है, लेकिन एक क्रमवाचक जो है संख्यावाचक विशेषण है। एक गुरुस पेंसिल ले आना, एक गुरुस पेंसिल आने में कौन सा विशेषण है तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? उसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया और निश्चित है, मतलब एक ही लाना है। चलते हैं और संख्या के। कुछ आदमी पेड़ पर चढ़ गए, कुछ कहा गया तो उसका मतलब क्या है? अनिश्चित संख्यावाची हो जाएगा। मनुष्यों को गिन सकते हो इसलिए अनिश्चित संख्यावाची हो जाएगा। चलते हैं। घड़ों पानी व्यर्थ बह गया, घड़ों पानी व्यर्थ बह गया में कौन सा विशेषण है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनिश्चय परिमाणवाचक। कितना बहा कुछ पता नहीं, घड़ों पानी मतलब बहुत ढेर सारे घड़े से पानी, बहुत ढेर सारे। 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तापमान 6 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या है? ये बता रहा, संख्या में बता रहा, और इसको मापा जाता है। सेल्सियस क्या है? मापन की इकाई है, तो जहाँ माप तौल की बात होगी वहाँ पर क्या बताया जाएगा? परिमाणवाचक ही होगा। आपको ध्यान दे के रखना प्यारे साथियों। नेक्स्ट है 10 किलो चीनी खरीद लेना, 10 किलो, तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए 10 मतलब कुछ पता ही नहीं, 10 मतलब 10 की 10 2 की 20 किलो कुछ नहीं, कंफर्म नहीं, तो यहाँ निश्चित परिमाणवाचक। और चीनी किलो में तौली जाती, जहाँ तौल नाप की होगी बात होगी वहाँ परिमाणवाचक हो जाएगा। आज माँ ने बड़ा लजीज भोजन बनाया, बड़ा लजीज बनाया, तो इसका उत्तर क्या है? गुणवाचक। जब देखिए लजीज क्या है तो आप विशेषता बता रहा है भोजन की, तो आप गुणवाचक हो जाएगा। संख्यावाचक विशेषण का भेद है, कौन सा संख्यावाचक का भेद है तो आप क्या बताओगे साथियों? तो सभी जो है गणनावाचक भी है, क्रमवाचक है, समुदायवाचक भी है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ 300-400 रुपये, कुछ 300-400 रुपये क्या हो जाएगा? तो 3 या 400 का निश्चित नहीं तो अनिश्चित हो जाएगा। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट है जापानी लोग बहुत शर्मशील होते हैं, वाक्य में विशेष क्या है? विशेषण कौन सा है? विशेषण इसमें से कौन सा है? बहुत शर्मशील। जापानी लोग क्या शर्मशील होते हैं, तो शर्मशील क्या हो जाएगा आपको बता दूं, इसमें से कौन सा? तो गुण बताया जा रहा है, तो अब तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। चलते हैं। विशेषण की अवस्थाओं को यह भी कहा जाता है, विशेषण की अवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? तो तुलनावस्था भी कहा जाता है। विशेषण की अवस्था को तुलनावस्था भी कहा जाता है। विशेषण की अवस्थाएं होती हैं, तो कितनी अवस्थाएं होती तो आप बताओगे क्या होती हैं? तो आप बताओगे 3 अवस्था होती हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। 3 मूलावस्था मैं आपको फिर से लिख दे रहा हूँ। मूलावस्था और उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। उत्तमावस्था ये आपको ध्यान दे के रखना। उत्तमावस्था। गीता सबसे कुरूप है, इस वाक्य में विशेषण है, कौन सा विशेषण है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे उत्तम, मतलब उत्तमावस्था, मतलब उससे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। अब कहा जाए गीता सीता से सुंदर है, तो वहाँ तुलना किया था तो वहाँ उत्तरावस्था हो जाए, और सीता सुंदर है तो वहाँ मूलावस्था हो जाता है। ये तीनों को याद करके रखना है। राधा बहुत सुंदर है, इस वाक्य में प्रविशेषण है, तो इसमें प्रविशेषण कौन सा है? तो जो देखिए
विशेषण की भी विशेषता, सुंदर क्या है विशेषण, और विशेषण की विशेषता बहुत शब्द बता रहा है, तो यहाँ पर आप विशेषण क्या हो जाएगा आप बताओगे बहुत हो जाएगा। बहुत कितने नंबर पे दिया तो आप बताओ सी यानी 7 नंबर पे दिया है। चलते हैं, प्रधानमंत्री आवास 5वीं मंजिल पर है, 5वीं मंजिल पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो आप बताओगे निश्चित संख्यावाची बात करें तो करेक्ट आंसर बी करो। मोहन को वेतन से 10 गुना, वाक्य में कौन सा 10 गुना कहा गया ना, तो गुना कहा गया है, इसका मतलब क्या है तो संख्यावाची है। जब भी मटेरियल नाउन की बात होगी तभी आपको परिमाणवाचक या तौलने नापने की बात होगी तभी परिमाणवाचक की बात करोगे। अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण में कहाँ पर हुआ है, तुमने अच्छा किया, जो यहाँ विशेषण नहीं हुआ, ठीक है। यह स्थान बहुत अच्छा है, देखिए बहुत अच्छा यानी कि जहाँ अच्छाई यानी विशेषण की बात की गई तो ऑप्शन बी में, जबकि अच्छा तुम घर आ गई इसमें भी विशेषण यानी कि कोई विशेषता नहीं बताई जा रही, तो केवल ऑप्शन बी के। आपने पी के पिक्चर देखी हो तो वहाँ बताया गया अच्छा का प्रयोग कितने तरीके से किया जा सकता है। निम्नलिखित में से विशेषण कौन सा है, विशेषण है सुलेख है, आकर्षक है, खर्च है कि पौरुष है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बी आकर्षक। मकान, मकान की विशेषता आकर्षक बता रहा है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अकर्मक क्रियाएं बताइए, मोहन खाता है, मछलियाँ तैर रही, सोहन पढ़ता है, ये सभी, तो इसका अकर्मक क्रियाएं किसमें है, तो आपको बता दूं मछलियाँ तैरना जहाँ प्राकृतिक क्रिया होती है वहाँ क्या होता है, तो आप बताओगे तैरना, ये क्या हो जाएगा आक्रामक क्रिया है। जहाँ कौन और क्या करते हैं, देखिए मछलियाँ क्या कर रही हैं तैर रही हैं, और कौन तैर रहा है तो मछलियाँ, तो दोनों कौन और क्या करके दोनों उत्तर मिल जाता है। क्रिया में कौन और क्या लगा के उत्तर मिल जाए तो उसे बोलते हैं, आप क्या बताओगे, जब दोनों मिल जाता तो सकर्मक और केवल एक मिलता तो हाँ आकर्मक क्रियाएं होती है। आपको ध्यान, आकर्मक क्रियाएं बताइए, तो इनमें से कौन सी, तितलियाँ बागों में उड़ रही हैं, सोहन फसल काटता है, मोहन पानी पीता है, तो इसमें क्या हो जाएगा तितलियाँ बागों में उड़ती हैं, ये उड़ना जहाँ पर कौन सी क्रिया, तो उड़ना आपको क्या बताऊँ प्यारे साथियों, उड़ना जो है जहाँ पर भी प्रयोग होता है उड़ना जो है ये आकर्मक क्रिया के रूप में यूज होता है। चलते हैं आकर्मक क्रियाएं बताइए, सोहन देखता है, राधा उठ गई, तो इसमें से आकर्मक क्रिया कौन सा, तो राधा उठ गई। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। रोहन आता है, सीता स्वेटर बिन रही, वह दिन भर खाता है, ये सभी, तो इसमें से आक्रामक क्रियाएं कौन है, तो रोहन आता है, कौन आता है रोहन, लेकिन क्या आता है इससे अर्थ नहीं, कोई भी उत्तर नहीं मिला, इसका मतलब क्या हो जाएगा आक्रामक क्रियाएं हो जाएंगी। 40 के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो प्यारे साथियों बने रहें, और इससे बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं, बस बने रहें। तो कल हम लगभग 200 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद आज हमने 140 किया है। चलते हैं, फिर मिलेंगे नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद। अप्रत्यक्ष कर्म कौन से कारक में होता है, तो आपको बता दूं प्यारे साथियों, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में क्या होता है, किसी के लिए कार्य किया जाता है और जिसके लिए कार्य किया जाता है उसमें कर्म क्या होता है, छिपा होता है, ये आपको बता दें। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रत्यक्ष कर्म किस में होता है, तो प्रत्यक्ष कर्म आपको बता दूं होता है, प्रत्यक्ष कर्म निर्जीव होता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर्म क्या होता है, तो बता दें सजीव होता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। अप्रत्यक्ष कर्म होता है, अभी बात हो चुकी है, यहाँ अप्रत्यक्ष कर्म क्या है, हाँ ठीक है। अप्रत्यक्ष कर्म कैसा होता है, तो आप बताओगे सजीव होता है, ये आपको याद करके रखना। नहीं, प्रत्यक्ष कर्म निर्जीव, जबकि अप्रत्यक्ष कर्म कैसा होता है, तो बताओगे सजीव होता है, ये आपको याद करके रखना है। चलते हैं। माता ने बालक को वस्त्र दिए, बालक को वस्त्र दिए, तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो आप क्या बताओगे कौन से, तो आप इसका जब भी देने की बात होगी तो क्या बताएंगे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो गया है, कारक पूछा जाए तो यहाँ पर संप्रदान कारक हो, और इसमें कहा कौन सी क्रिया है, कौन सी क्रिया है, तो आप बताओगे द्विकर्मक क्रिया है। पहला कर्म क्या है, माता ने बालक को, पहला कर्म है, और क्या दिए, वस्त्र दिए, तो दूसरा कर्म क्या है आपका वस्त्र, दो कर्म है बालक और वस्त्र, तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया है, आपको याद करके रखना है। मैंने अनुराग को पत्र, मैं अनुराग को पत्र अवश्य लिखूंगा, मैं कौन सा, तो आप बताओ यहाँ पर मैं किसे, अनुराग को क्या लिखूंगी,
पत्र लिखूंगी। दो कर्म की बात की गई है, पत्र भी है, अनुराग भी इसमें कर्म है, तो दो दो कर्म है, वहां पर द्विकर्मक होती है। द्विकर्मक में कौन सी क्रिया का उपभेद नहीं है, कौन सी? तो आपको बता दूं, सकर्मक, द्विकर्मक क्रिया में कौन सी क्रिया का उपभेद नहीं है, तो सकर्मक का है, याद करके रखना है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रार्थक क्रिया शब्दों का निर्माण किससे होता है, तो आपको बता दूं क्रिया से होता है। प्रार्थक क्रियाओं का किससे होता है? क्रिया। जैसे पढ़ से पढ़वाना, लिख से लिखवाना। पढ़ क्या है? क्रिया है। लिख क्या है? लिखना क्या है? क्रिया। लिखवाना, लिखना से लिखवाना, चलना से चलवाना, करना से करवाना, तो ये सब क्रिया से किससे बनता है? क्रिया से क्या बनता है? प्रार्थक क्रिया बनता है। जब कार्य दूसरे से करवा जाना तो वहाँ प्रार्थक क्रियाएं हो जाएंगी। याना में प्रत्यय के योग से कौन सी क्रिया का निर्माण हुआ था, तो आप बताओगे। नाम धातु क्रिया कैसे बनती है, तो आप बताओगे प्रत्यय लगा के बनती है, संज्ञा सर्वनाम में विशेषण। चलते हैं, किसके अंत में आना प्रत्यय लगाकर बना हुआ? आना, तो इसका मतलब क्या है आप बताओगे। जब भी प्रत्यय लग के बनता है वहाँ नाम धातु क्रिया होती है, ये बार बार आपको याद रखना, संज्ञा सर्वनाम में। अंत में वाना प्रत्यय लगाकर बनता है, तो आप क्या बताओगे? करवाना। देखिए करवाना आता है ना, करना, कर कर क्या है, तो बताओगे प्रार्थक। कर से क्या बना है? करवाना। करवाना किसी दूसरे से करवाने, तो हाँ प्रार्थक क्रिया बनेगी। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। यौगिक क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? यौगिक क्रिया को सम्मिश्रण धातु के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। सम्मिश्रण और योग दोनों को मिलाना बात एक ही। शब्दों का प्रार्थक क्रिया को छाटिए। देखिए शर्माना नहीं, उठाना भी नहीं है, लजाना भी नहीं है, तो इसमें कौन सा प्रार्थक क्रिया को छाटिए? यहाँ पर उठवाना होना चाहिए, उठाना नहीं। यहाँ पर उठवाना होता तब सही होता प्रार्थक क्रिया, कोई भी नहीं है इसमें। चलते हैं, शब्दों में प्रार्थक क्रिया को छाटिए। प्रार्थक क्रिया कौन सी है? तो दोहराना, लंगड़ाना, गरमाना, दिलाना। तो आपको बता दूं, हाँ दिलाना एक किसी दूसरे से कोई चीज़ का दिला रहे हो, तो इसके मतलब क्या हो जाए? प्रार्थक क्रिया हो जाएगी। मैं बालक को दूध देती है, माँ बालक को दूध देती है, में कौन सी क्रिया है? बालक को देती है, और बालक भी इसमें है, और दूध क्या देती? देखिए दो कर्म है, बालक भी कर्म है और दूध भी कर्म है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्विकर्मक क्रिया है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अध्यापक ने छात्रों, देखिए एक बार हम आपको को और क्या लगा के देखिए माँ क्या देती है? तो दूध देती है, कर्म निकल गया। और किसको देती है? तो बालक को देती है। तो क्या और किसको लगाने से, क्या लगाने से दूध मिलता है, किसको लगाने से बालक मिल गया, तो इन दोनों से पूछते, दोनों का अर्थ निकलता, तो दो कर्मक क्रिया हो जाएगी, याद करके रखना है। अध्यापक ने छात्रों को से पौधे लगवाए, से पौधे लगवाए, इसका मतलब दूसरे से कार्य जब करवाया जाता है तो वहाँ पर प्रार्थक क्रिया हो जाती है। रोहन चित्र बना रहा है, में कौन सी क्रिया है? रोहन क्या बना रहा है? तो आप बताओ कि चित्र बना रहा है। कौन बना है? तो रोहन। तो दोनों जब अर्थ का, दोनों का अर्थ निकल जाता है, वहाँ साकर्मक क्रिया हो जाता है। या कौन और क्या दोनों लगा के उत्तर मिल जाए, तो आप बताओगे वहाँ साकर्मक क्रिया। वह रात भर से जाग रहा है, रात भर से जाग रहा है, कौन सी क्रिया हो जाएगी? तो आप समझते हैं प्रार्थक क्रिया हो जाएगी। जाग रहा है, जगा रहा है, यहाँ पर जाग नहीं होते, जगा रहा है, तो जगा रहा है किसी दूसरे से कोई कार्य करवा, तो यहाँ पर जाग के जगह जगह कर दीजिए तो सही हो जाएगा। पूनम जूते पर पालिश करवाती है किसी दूसरे से करवा रही, मतलब प्रार्थक क्रिया हो जाएगी। जब कार्य दूसरे से करवा जाए प्रार्थक हो जाएगा। अनुराग खाना खाता है, अनुराग क्या खाता है? कौन खाना खाता है? तो अनुराग। और कौन क्या खा रहा है? तो खाना खाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप बताओगे? साकर्मक क्रिया हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यार साथियों। मामा ने मामी को साड़ी दिलाई, मामा ने मामी को साड़ी दिलाई, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप बताओगे प्यार साथियों? इसमें तो किसको साड़ी दिलाई, तो बताओगे मामी को। क्या दिलाई, तो आप बताओगे साड़ी, तो इसमें करेक्ट हो जाएगा। दो कर्म निकल रहे हैं, क्या और किसको लगा के आप दोनों का अर्थ निकल जाए, हाँ दो कर्म क्रिया हो जाएगा। गाय बछड़े को दूध पिलाती है, गाय किसको दूध पिला रही? तो बछड़े को। क्या पिला रही? तो दूध पिला रही, तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो आप बताओगे द्वि कर्म क्रिया, निशा उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए इतनी बार इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे कि आपको अभ्यास हो जाए। किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? आक्रिया का मतलब क्या है? जिसमें कौन और क्या लगा के उत्तर ना मिले। देखिए श्याम क्या खाता है? तो आप बताओगे भात खाता है। कौन खाता है? तो श्याम खाता है। कौन और क्या लगा के आपका उत्तर मिला है? क्रिया में कौन और क्या लगा के उत्तर मिल जाए, इसका मतलब क्या है? ये सकर्मक हो गया, ये नहीं हो सकता। ज्योति रोती है,
क्या रोती है? कौन रोती है? ज्योति। क्या रोती है? कोई समझे नहीं क्या रोती है, तो इसका मतलब आकर्मक क्रिया बी में हो जाएगा। तो आप एक एक करके आप जरूर इसको प्रैक्टिस करें। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली धातु क्या कहलाती है? संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण से बनने वाली धातु, तो इसका उत्तर हो जाएगा नाम धातु कहलाती है। संज्ञा विशेषण और सर्वनाम से बनने वाली धातु आप बताएंगे नाम धातु कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, धातु किसे कहते हैं? धातु आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? मूल शब्द को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। नहीं सॉरी, क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। क्रिया के मूल, वैसे नहीं, मूल शब्द को नहीं, क्रिया के मूल रूप को क्या? धातु कहा जाता है। चलते हैं, धातु कितने प्रकार के होते हैं? धातु आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? धातु जो है 2 प्रकार के होते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना धातु के प्रकार दोनों जरूर लिखना है। किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं रहने वाली धातु क्या कहलाती है? तो आप क्या बता दो प्यारे साथियों? मूल धातुएं किसी पर भी निर्भर नहीं होती, जैसे चल और चख, रख, ये सब क्या है? मूल धातुएं हैं। रिदम ने खेल कर दूध पिया, खेल कर दूध पिया, इसमें खेल कर क्या है? तो खेल कर आपको क्या बता दूं प्यारे साथियों? ये पूर्वकालिक, यानी एक क्रिया होने के बाद जब दूसरी क्रिया होती है तो उसे क्या कहा जाता है? उस पहले क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। चलते हैं, नेहा कपड़े धोती है, तो कपड़े को धोती है में क्रिया है, क्रिया आपको बता दूं साक्रिम। देखिए नेहा क्या धोती है? तो कपड़े। कौन धोता है? तो नेहा। देखिए क्या और कौन दोनों का अर्थ निकाल, दोनों का उत्तर मिल जा रहा है, इसका मतलब ये साकर्मक क्रिया है। निशांत दौड़ रहा है, कौन सी क्रिया है? दौड़ रहा है। देखिए निशांत कौन दौड़ रहा है? निशांत। क्या दौड़ रहा है? उत्तर नहीं मिला, इसका मतलब क्या है? दौड़ना क्रिया है, क्रिया में क्या निकालना है? कौन और क्या लगा के उत्तर मांगना है, नहीं मिलता है तो आप क्या बताओगे? वहाँ आकर्मक क्रिया है। वृक्ष पर पक्षी बैठे, पर जहाँ पर लग जाए, जहाँ आधार और अधिकार का बोध हो वहाँ पर अधिकरण बोध होगा। चलते हैं, आधार या स्थान का बोध हो वहाँ पर अधिकरण। हिंदी व्याकरण के सभी महत्वपूर्ण पीडीएफ आप जनमानस क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर विजिट करके जरूर देखें, डाउनलोड करें। सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सार्थक खंड वाले शब्द आपको बता दूं यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द जैसे विद्या प्लस आलय, विद्या को भी अर्थ निकलता है और आलय का भी अर्थ निकलता है, तो यौगिक होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, रूढ़ जिनके तोड़ने पर कोई भी अर्थ ना निकले। क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है, किसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? देखिए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? धीरे क्या है? तो आप बताओगे धीरे से, तो ये क्रिया विशेषण है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं प्यारे साथियों, इनमें से विकारी शब्द, विकारी मतलब जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। तो हाथी जो है, हाथी का हाथिनी भी हो जाता है। देखिए हाथी का लिंग परिवर्तन करोगे तो हाथिनी हो जाएगा। चलते नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, यौगिक शब्द कौन सा है? यौगिक शब्द आप क्या बताओगे? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पाठशाला, पाठ के लिए, पढ़ने के लिए। पाठ मतलब पाठ और शाला को जोड़ा जाए, दोनों का अपना स्वतंत्र अर्थ निकलता है। योग ऋण, योग ऋण मतलब जो है जिनको तोड़ने पर उनका अर्थ ना निकले, जैसे लंबोदर किसी और के लिए, सिर्फ जितने भी बहुव्रीहि समास होते हैं वह योग ऋण होते हैं कि लंबोदर केवल गणेश जी के लिए प्रयुक्त है, कोई अन्य अर्थ निकले उसे योग ऋण शब्द कहा जाता है। विकारी शब्द कौन सा है? विकारी जिसमें लिंग वचन और कारक के अनुसार प्रयुक्त। देखिए तो मनुष्य क्या हो जाएगा? मनुष्य क्या है? विकारी से लिंग वचन कारक के कारण जो है मनुष्यता, हर चीज इसमें कई तरह से परिवर्तित हो जाता है। जबकि ये जो है तथापि, बल की योम जो है लिंग वचन कारक के अनुसार कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं। रूढ़ शब्द कौन सा? रूढ़ शब्द जिनको तोड़ने पर कोई भी अर्थ ना निकले, तो आप बताओगे पशु को तोड़ने पर कोई पा और सा, देखिए कोई अर्थ निकला नहीं निकला, इसका मतलब क्या है? ये क्या है? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द को तोड़ने पर कोई भी शब्द उसका अर्थ नहीं निकलता। श्याम जरा उठकर बाहर जाओ, और दरवाजा कौन खटखटा रहा है? इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का है? तो बाहर आपको क्या बताओ प्यारे साथियों? तो बाहर क्या है? तो क्रिया विशेषण है। विशेष बाहर क्या है? तो आप बताओगे क्रिया विशेषण। चढ़ते हैं, इनमें से अव्यय, अव्यय मतलब जिसका व्यय ना हो, अविकारी शब्द। तो इसमें अविकारी शब्द कौन सा है? धीरे धीरे कभी भी, चाहे लड़की धीरे धीरे चलती है, लड़का धीरे, क्रिया लिंग वचन कारक के अनुसार कभी भी इसका परिवर्तन नहीं होता, अव्यय का। चलते हैं, पत्र में अपने से बड़े के लिए कौन सा संबोधन करते हैं? प्रिय करते हैं, श्रद्धेय करते हैं, चिरंजीवी करते हैं, स्नान। तो अब बड़े के लिए श्रद्धेय पिताजी, श्रद्धेय माताजी करते हैं। पत्र में अपरिचितों को संबोधित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आप बताओगे आदरणीय का प्रयोग किया जाता है, प्रिय महोदय का नहीं किया जाता, ये आपको याद करके रखना है। सदा शब्द का
शब्द क्या है, तो सदा क्या है, सदा आप चाहे किसी के लिए भी करें, लिंग वचन कारक के अनुसार पे कोई भी प्रभाव नहीं। रूढ़ देखिए, इनका सदा कभी भी जो है परिवर्तित नहीं होता, अपने ही रूप में रहता, चाहे तो लड़की के लिए चाहे लड़का के लिए। सदा सीता सदैव सदा सत्य बोलती है, राम सदा सत्य, सबके लिए एक ही समान रहता है। कौन सा भेद नहीं है अव्यय का, तो आप क्या बताओगे? इसमें जो है भावावादि बोध नहीं होता, विस्मयाद बोधक, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक, ये सब क्या है आप बताओगे? ये जो है अव्यय के भेद है और ये सब नहीं है। चलते हैं, यौगिक शब्दों का निर्माण कितने प्रकार से किया जाता है, तो यौगिक शब्दों का निर्माण आप बताएंगे। 3 प्रकार से यौगिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, योग रूढ़ शब्दों में कौन सा समास होता है? योग रूढ़ शब्दों में हमेशा बहुव्रीहि समास होता है, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। योग रूढ़ शब्द में से कौन सा नहीं है, आपको बता दूं कौन सा नहीं है, तो आप बताओ। विद्यालय क्या है, तो बताओ यौगिक शब्द है। विद्यालय क्या है? विद्या प्लस आलय, विद्या का अपना अलग अर्थ निकलता है और आलय का अर्थ निकल रहा है अलग, दोनों का स्वतंत्र अर्थ निकलता है। कौन सा यौगिक शब्द है? देखिए, रसोई और घर दोनों तोड़ने पर क्या है अपना अपना, देखिए घा और र को तोड़िए तो ये रूढ़ शब्द है। नाक और माली ये क्या है? रूढ़ शब्द है। कौन सा रूढ़ शब्द है? रूढ़ शब्द इनमें से कौन सा? घर है कि रसोई घर की सामाजिक है कि विद्यालय है? तो इसमें घर क्या है? रूढ़ शब्द। घा और रा तोड़िए, इसका कोई भी शाब्दिक अर्थ नहीं निकलेगा, और घा का अलग का और रा का। रूढ़ शब्द इनमें से कौन सा है? धुलाई का कि पेट है कि पंकज है? तो आपको बता दूं रूढ़ शब्द इसमें क्या है, तो आप बताओगे घर जो है, पेट जो है, पे और ट को अलग तोड़िए, कोई भी अपना अर्थ नहीं निकलेगा। तो योग रूढ़ शब्द कौन सा? योग रूढ़ मतलब होता है बहुव्रीहि समास वाले। तो आपको बताओ क्या है? दशानन, दशानन केवल रावण को कहा जाता है, किसी और के भी 10 सर होंगे तो उसे नहीं, केवल रावण। किसी कोई अन्य अर्थ निकले, कोई विशेष अर्थ निकले या कोई तीसरा अर्थ निकले, उसे क्या कहा जाता है? बहुव्रीहि समास या योग रूढ़ का। योग रूढ़ शब्द में कौन सा है, तो आप बताओ। पंकज, पंकज किसे कहते हैं? जो कीचड़ में जन्मा हो, और कीचड़ में केवल देखिए, कीचड़ में बहुत कुछ जन्मता है लेकिन कमल के लिए ही केवल प्रयुक्त, विशेष अर्थ निकले, उसे क्या कहता है? योग रूढ़ या बहुव्रीहि समास कहा जाता है। विराम चिन्हों में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला चिन्ह कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप बता दो, अल्प विराम का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग इनमें से किस अवस्था में किया जाता है? जहां पर प्रश्न पूछा जाए, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्या देखते हैं, किस वाक्य की क्रिया सामान्य भूतकाल में होती है? किस वाक्य की क्रिया सामान्य भूतकाल में है, तो इसका उत्तर अचानक बिजली चौंक उठी क्या है? चौंक उठी मतलब काम कंप्लीट ही हो गया। चौंक तुरंत, खा लिए थे मतलब हो गया सामान्य भूतकाल नहीं, और भूतकाल में आ गया था, परफेक्ट भूतकाल में था। पढ़ रहा था तो ये हो जाए सामान्य भूतकाल में ना होके ये जो अनवरत भूतकाल है। चलते हैं, धीरे धीरे किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है, तो धीरे आपको बता दूं क्या है? धीरे धीरे या धीरे क्या है? रीतवाचक। किस रीत से कार्य हो रहा है, जैसे धीरे धीरे, कम कम, थोड़ा थोड़ा, ये सब क्या है? रीतवाचक विशेषण में किस रीत से कार्य हो रहा है। विस्मयात बोधक अव्यय का उदाहरण, विस्मयात बोधक इसमें कहाँ? आश्चर्य को दर्शाता है, यानी नहीं सॉरी, यहाँ पर लगा देना चाहिए था, ये वाला चिन्ह ये नहीं लगाया गया। विस्मयात बोधक क्या है? आह में है। विराम चिन्हों का उपयोग से क्या होता है, तो इसका उत्तर क्या है? भाव विचार सरल एवं सुबोध हो जाते हैं। कई जगह जो विराम चिन्ह का यूज ना हो तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या इसका मतलब क्या है। वाक्य की समाप्ति पर लगता है, वाक्य की समाप्ति क्या लगता है प्यारे साथियों, तो पूर्ण विराम शब्द का लगता है। जैसे राम ने खाना खा लिया है, तो आप क्या लगाते हैं? ऐसे पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं, डंडी। इनमें से अव्यय शब्द कौन सा? अव्यय मतलब जिसका व्यय ना हो, तो आपके धीरे धीरे कहीं पर भी प्रयोग कर, चाहे लड़की के लिए चाहे लड़के के लिए, वचन कारक के अनुसार कभी परिवर्तन नहीं होता लिंग वचन के कारण। किस वाक्य में सामान्य भूतकाल है? सामान्य भूतकाल क्या है, तो अचानक, देखिए क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा, अचानक बिजली चौंक उठी, ये सामान्य भूतकाल है, मतलब अभी जस्ट हुआ है। चलते, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग आप क्या बताओगे? इसमें से रियासत लिखी जाती है, लिखी जाती, आप इसको वाक्य प्रयोग किया जाता है। दिन में खाना खाना, कहते हैं आज का दिन बहुत अच्छा रहा, ना कि रही कि रही कहते हैं, आज का दिन कहते हैं बहुत अच्छा रहा, तो रहा शब्द होता है, इसका मतलब क्या है, तो आप बताओगे। रहा शब्द है तो ये हो जाएगा। आप वाक्य प्रयोग करके देखें तो आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जरूर पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? शब्द पुल्लिंग है। कपाट है, सुंदरता है, मूर्खता है, निद्रा, तो इसका उत्तर आपको बता दो। कपट क्या है, तो आप बताओगे छल कपट बुरी बला है।
छल कपट नहीं करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखिए, आप पुल्लिंग पहचानने सबसे बड़े तरीका अच्छा है कि आप वाक् प्रयोग जरूर कर लिया करें। नेक्स्ट है, शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है तो आप बताओगे। मकड़ी क्या है तो आप बताओ स्त्रीलिंग है, और सभी पुल्लिंग हैं। हिंदी में शब्दों में लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया था? लिंग के निर्धारण किसके आधार पर, तो आप क्या बताओगे? संज्ञा के अनुसार जो है लिंग का निर्धारण किया जाता है हिंदी में। हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो ही होते हैं, जबकि संस्कृत में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग 3 प्रकार के होते हैं लिंग के। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग कौन सा है? तो मंजिल है, दीवार है, मर्यादा है, दरवाजा। तो आप बताओ दूसरा मंजिल, इसमें से कौन सा है करेक्ट है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दरवाजा खोलो न, हमने दरवाज़ा खोला, ना कि दरवाजे खोली होता है। हमेशा जो है खोला शब्द किसके से प्रयोग होता है। और सब स्त्रीलिंग आप वाक्य प्रयोग करके देख लें कि सबके लिए जो है हमें मर्यादा में रहनी चाहिए कहा जाता है। दीवार बहुत ऊंची है, ना कि ऊंचा है कहा जाता है। देखिए, इनके साथ जब प्रयोग करेंगे तो स्त्रीलिंग का जरूर जो है झलक दिखेगा। जातिवाचक पुल्लिंग संख्या कौन सी है? चपरासी है कि मोहन है कि चावल है कि, तो बताओ चपरासी क्या है? जातवाचक, ये स्त्री की पुरुषवाचक, जातवाचक पुरुषलिंग है। एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए आकारांत शब्द स्त्री लगता है। तो आपको बताओ बी जो है आकारांत स्त्री शब्दों में अंत में जोड़ा जाता है आकारांत में। जैसे धारा में धाराएं, धारा में क्या होते हैं? धाराएं आप लिखते हैं ना, तो स्त्रीलिंग से क्या बनाते हैं? बहुवचन बनाने के लिए क्या करते हैं तो बताओगे ये शब्द जोड़ते हैं, नहीं ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या है तो आप बताओगे क्या हो जाएगा? ठाकुराइन होता है। चलते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाले को भी चैप्टर को बहुत ध्यानपूर्वक, वीडियो पहले ही अपलोड है जनमानस क्लासेस पे, तो जनमानस क्लासेस को अभी जाके जो है सब्सक्राइब जरूर करें। संस्कृत में अकारांत शब्द होते हैं। संस्कृत में अकारांत शब्द क्या होते हैं? तो अकारांत शब्द क्या होते हैं? प्रायः जो है स्त्रीलिंग होते हैं, प्रायः 100% नहीं होता। लाला शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो लालाइन होता है, लालाइन, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दही शब्द क्या है तो आप बताओगे पुल्लिंग है। दही जमाना चाहिए, दही जम गया है, ना कि जम गई है। तो आप जो प्रयोग करेंगे उसके साथ जो क्रिया आएगी वो इस पुल्लिंग वाली ही आएगी। आप वाक प्रयोग करके देख लिया करिए। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा? आप देखिए, हिंदी भाषा की लिपि, जितनी लिपियां होती हैं वह सभी क्या होती हैं तो आप बताओगे स्त्रीलिंग होती हैं। ये आपको रट लेना है, और आप वैसे वाक्य प्रयोग करके भी देख सकते हैं, सबका वाक्य प्रयोग करके भी देखते रहें। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से अप्राणिवाचक पुल्लिंग संख्या कौन सी? अप्राणिवाचक पुल्लिंग संख्या कौन सी है? तो अरावली क्या है? अरावली क्या है? एक मृत है, एक पर्वत है, तो आप करके और सभी जो है जीवित हैं, वैसे भी लगा सकते हैं। गृहिणी ने गरीबों को कपड़े दिए, गृहिणी ने गरीबों को कपड़े दिए में कौन सा? देखिए, कब जहाँ दान देने की बात होती है वहाँ संप्रदान कारक होता है, नहीं ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बंदर नाच रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जहाँ पर भी कहते हैं कि सजीव के साथ कोई जीवित तो बंदर के द्वारा नाचा जा रहा है, इसका मतलब ये है। तो आप ऐसे करके देख सकते हैं। जब भी कोई कहते हैं कि संज्ञा के बाद कोई निर्जीव कार्य आ जाता है, वहाँ पर क्या करते हैं? वहाँ पर को विभक्ति लोप हो जाती है। चलते हैं। मोहन चाकू से फल काट रहा है, चाकू के द्वारा, जब का के द्वारा का सेंस आता है वहाँ पर करण कारक आ जाता है। यहाँ साधन की बात होती है वहाँ करण कारक। बावर्ची चावल से भात पकाता है, चावल के द्वारा भात पका रहा है ना, यहाँ साधन की बात हो रही है। साधन की बात जहाँ पर होगी वहाँ करण कारक होगा, याद करके रखना, डी हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को अनाज और कपड़े दिए, कपड़े यहाँ देने की बात हो रही तो वहाँ आपादान कारक हो, संप्रदान, जहाँ देने की बात हो वहाँ संप्रदान कारक हो जाएगा। आपादान मतलब जहाँ अलग होने भाव हो वहाँ आपादान कारक होता है। रोहन ने धोबी को कपड़े दिए, धोबी को कपड़े दिए, इसमें कौन सा कारक है? इसमें देखिए धोबी को कपड़े दिए, इसका मतलब धोनी को धोने के लिए जब परमानेंट कोई चीज़ दी जाती है तभी वहाँ संप्रदान कारक होता है। ये चीज़ याद रखना है। जहाँ थोड़े समय के लिए दिया जाता है वहाँ पर क्या होता है? कर्म कारक। ही आपको याद करना, ये भी आपको अपवाद के रूप में। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया, इस वाक्य में क्या हो जाएगा? यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा
जब के द्वारा का को का मतलब के द्वारा हो तो वहाँ पर कर्म कारक होता है, याद करके रखना है। अंशु की बहन रागनी है, संबंध बताया जा रहा है, संबंध कारक हो जाएगा। की के द्वारा का की के रारी रे नानी ने का मतलब होता है संबंध बताता है। शीला दौड़ने में तेज है, शीला क्या है, दौड़ने में तेज है, तो आप बताओगे यहाँ क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। जल में रहकर मगर से पैर अच्छी नहीं होती, वाक्य में क्या है, तो आप बताओगे जल में रहकर, जहाँ बैर और डर और इन सब की बात हो वहाँ पर कौन सी बात होती है, वहाँ आप बताओगे अपादान कारक की बात होती है। जयपुर दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर है, मतलब क्या है, आप बताओगे अलग है। जब भी अलग होने की संस बात होती है तो आप बताओगे अपादान कारक होता है। रागिनी गुरु जी से नृत्य सीखती है, गुरु जी से नृत्य सीखती है, जहाँ ज्ञान की बात होती है वहाँ पर भी, जहाँ ज्ञान लेने की बात होती है, आप वीडियो पूरा देखिएगा, वहाँ अपादान कारक होता है जहाँ ज्ञान लेने की बात होती है। संप्रदान कारक का परसर्ग बताइए, परसर्ग मतलब होता है विभक्ति। संप्रदान के लिए को के लिए का प्रयोग होता है, को और के लिए, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। कारक कारक का परसर्ग क्या होता है, तो से जिसका अर्थ होता है के द्वारा, से जो है और के द्वारा जिसका अर्थ है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। राम ने रावण को तीर से मारा, राम ने रावण को तीर से मारा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप बताओगे तीर के द्वारा, तो यहाँ पर आप क्या बताओगे, कर्म कारक हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। तीर से मारा, तीर के द्वारा मारा, यहाँ तीर में इसमें कौन सा है, तो आप बताओगे तीर से में क्या हो जाएगा, तो बताओ करण कारक हो जाएगा। और वैसे इसमें कई कारक हैं, देखिए राम ने, यदि विभक्ति पूछता तो ने जो है, ने विभक्ति किसका, तो बताओगे, आप बताओगे कर्ता का, को विभक्ति किसका है, तो आप बताओगे कर्म कारक का है। तो इसमें लेकिन इंडिकेशन यहाँ तीर से किया गया है, तो इसको याद रखना है, करण कारक होगा। चलते हैं, इस वाक्य में अपादान कारक है, किसे अपादान कारक है, राम ने रावण को तीर से मारा, ये भी नहीं होगा। मोहन से सहा नहीं जाता, इसमें भी नहीं। हिमालय से गंगा निकली, मतलब गंगा अलग हो गई, जहाँ अलग होने से वहाँ पर अपादान होता है। मेरे घर से आप का घर 5 किलोमीटर दूर है, मतलब अलग है, जहाँ अलग होने की बात हो वहाँ पर अपादान हो जाएगा। चलते हैं, सोहन ने भूखे को भोजन दिया, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाए, भूखे को भोजन दिया, तो आप बताएं, जहाँ देने की बात होती है वहाँ संप्रदान कारक होता है, ये आपको हमेशा से रट लेना है प्यारे साथियों। गीता हाथ से मारती है, हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक हो, हाथ से मारने के वहाँ साधन का कार्य कर रहा है, तो जहाँ साधन का कार्य, यहाँ हाथ या साधन का कार्य, जबकि साधन का कार्य करे तो वहाँ पर हो जाएगा करण कारक। कारक चिन्हों को ये क्या कहा जाता है, कारक चिन्हों को परसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग, तो इसका उत्तर मकड़ी, अभी बात हो चुकी है, रिपीट हो गया है, मकड़ी क्या है, स्त्रीलिंग है। बीकानेर से दिल्ली 3 किलोमीटर दूर है, मतलब अलग है, मतलब अपादान कारक है। चलते हैं, जिन शब्दों का स्रोत नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है, उन्हें देशज शब्द, मतलब वो देश में ही उत्पन्न हुए हैं। अब तत्सम तद्भव से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। जिन शब्दों को हिंदी भाषा में अपनी क्षेत्रीय भाषाओं से ग्रहण किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, क्षेत्रीय भाषाओं को ग्रहण किया जाता है उसे देशज भाषा कहा जाता है, जो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को ग्रहण, उसे देशज। कौन सा तत्सम शब्द है, तत्सम मतलब जो संस्कृत के समान है, संस्कृत से आया हुआ है, तो मौक्ति शब्द क्या है, आप बताओगे तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द, इनमें से तत्सम शब्द का ट्रिक से वीडियो पहले अपलोड है, उसको चैनल पे विजिट करके जरूर देखें। तो अच्छत क्या है, तो आप बताओगे जहाँ ये वाला अच्छा रहता है, प्रायः या क्या है, तत्सम शब्द ही होता है। चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द बताइए, तत्सम शब्द कौन सा इसमें से बताइए, तो इसका उत्तर हो जाएगा धैर्य क्या है, तत्सम, और सभी जो है तद्भव शब्द है। अभी तद्भव भी आएगा, परेशान। तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है, तो आपको बता दूं इसमें बधिर शब्द क्या है, तो आप बताओगे तत्सम है। ससुर का क्या होता है, ससुर होता है, स्वसुर होता है, तो और सियार का क्या होता है, श्रृंगाल होता है, और गाभिन का क्या होता है, गर्भधारण होता है, गर्भधारणी होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है, तो आप बताओ केतक क्या है, आप बताओगे तत्सम शब्द है। बहुत जल्दी सेशन समाप्त होगा, बने रहें प्यार से। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को पहचानिए, तो तत्सम शब्द इसमें तैल क्या है, तो आप बताओगे तैल क्या है, तत्सम, और इसका तेल होता है तद्भव शब्द। तत्सम शब्द निम्न में से कौन सा है, तो बताओगे अनूप क्या है, तत्सम शब्द है। जेठ का ज्येष्ठ होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन से हैं, तत्सम शब्द निम्नलिखित में शिक्षा क्या है, बताओगे तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है
तत्सम शब्द निम्न से कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10। ये जहाँ पर बड़ा वाला सा देखिए पराया ही क्या होता है? तत्सम ही होता है। चलते हैं निम्नलिखित तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है? तो गेहूं का गोधूम होता है, घोड़ा का घोटक, तो घोटक क्या है बताओगे? तत्सम शब्द है। चलते हैं तद्भव शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें क्या हो जाएगा? सुई क्या है? सुई का सूचिका होता है, इसका तत्सम शब्द होता है, और सभी जो है तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सा। सरसों का क्या होता है? सरसप होता है, इसका तत्सम शब्द सरसप होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं तद्भव शब्द बताइए इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसका उत्तर क्या है? मिट्टी का तद्भव तत्सम शब्द का मृतिका होता है, और सभी जो है खुद तत्सम शब्द ही है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा? तद्भव तो गोधूम शब्द भी अच्छा गोधूम तत्सम, कुची भी अट्टालिका। अच्छत का क्या कैसे? अभी अच्छत कैसे लिखेंगे? ये वाला अच्छा प्रयोग किया जाए तो अब क्या हो जाएगा? ये तत्सम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट से तत्सम शब्द तद्भव शब्द देखिए। अब पिछला हमने तद्भव तत्सम देखा, अब तद्भव देखना है आपको। तो इसमें से कौन सा? सलाई क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द इसमें कौन सा है? तो इसमें क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द फरसा होता है। तद्भव शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सौत क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। और सौत का जो है तत्सम क्या होता है? सापत्नी होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखें निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा? निम्न इनमें से तद्भव कौन सा है? तो आप बताओगे साली क्या होता है? साली का क्या होता है? स्याली, इसका तद्भव होता है, तत्सम होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखें तद्भव शब्द कौन सा है? इसमें से चना है, आशिक है, काया है कि गिद्ध है? तो उसमें चना का चणक होता है, चणक आपको याद रखना है, चना का चणक। तद्भव शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुहाग का क्या होता है? सौभाग्य होता है, तत्सम शब्द सौभाग्य। देशज शब्द इनमें से कौन सा? देशज शब्द को पहचानना है तो आपको बता दूं तो इसमें डाब क्या है? कहते डाब क्या, जब बीज जमाता है उसे डाब कहते हैं गांव में। तो डाब क्या है? तो बताओगे देशज शब्द है। देशज शब्द बताइए इसमें देशज शब्द आपको क्या बताना है? तो खिचड़ी क्या है? अपने देश में ही भाषा, इसका कहीं पर भी स्रोत नहीं पाया गया। देशज शब्द इसमें से कौन सा है? तो इसमें पिल्ला कहते हैं, कुत्ते के बच्चों को पिल्ला कहा जाता है। पिल्ला अपने देश में ही उत्पन्न हुआ, इसकी उत्पत्ति पता नहीं चला है, जिसका उत्पत्ति पता न चले वो देशज शब्द कहा जाता है। देशज शब्द इसमें से कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी पाक जो है देशज शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं पाक क्या होता है? जब कोई चीज़ गर्म होकर, जैसे आप जानते हैं बेली में बनाई जाती है गुड़, जो लास्ट पार्ट होता है उतारने समय तो उसे पाक कहा जाता है गांव में। चलते हैं सुमन है कि नाखून है कि कौवा है कि बहाव है? तो तत्सम शब्द इसमें से कौन सा? तो सुमन क्या है आप बताएंगे? तत्सम शब्द है, और सभी जो है तद्भव है। नेक्स्ट कौन सा तत्सम शब्द फिर से तत्सम शब्द आ गया? तो आपके बताओगे सी शब्द विवाह जो है तत्सम शब्द, और जो है छेद का छिद्र होता है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द बताना इसमें से, तो आप बताएंगे ओज क्या है? तत्सम। अभी कर्पूर का कर्पूर होता है, और हंसी का क्या होता है? हंसी, और आम का अम्र होता है। चलते नेक्स्ट देख लेते हैं तत्सम शब्द बताइए निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा? तो आप बताओगे निर्मम क्या है? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो आप बताओगे 4 प्रकार तो होते हैं, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार? तब भी व्युत्पत्ति के आधार पर आप क्या बताओगे? तो बताओ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक, 3 प्रकार के होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, ये आपको याद करके रखना है। प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो आप क्या बताओगे? प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है निरर्थक, एक होता है सार्थक। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कौन से भेद नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा? तद्भव, इसका उत्तर बी हो जाएगा, यौगिक नहीं हो जाएंगे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं तत्सम शब्दों का मूल स्रोत कौन से हैं? तो मूल स्रोत क्या है? तो आप बताओगे संस्कृत से ही तत्सम शब्दों का उत्पत्ति हिंदी में हुआ। द्राक्षा शब्द किस रूप है? तो बताओगे द्राक्षा जो है दाख का तद्भव रूप क्या होता है? दाख होता है। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी आपको बता दूं तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है
शब्द में किस शब्द का देशज शब्द नहीं है? किसका देशज नहीं, कौन सा देशज नहीं है? तो आप बताओगे पुष्कर देशज नहीं है और सभी देशज शब्द हैं। गेहूं का तत्सम रूप गोधूम होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। लक्ष्य का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? लक्ष्य आप क्या बताएंगे? ऑप्शन लाख होता है लक्ष्य का तत्सम शब्द। चलते हैं। ओट का तत्सम शब्द कौन सा? ओठ आप क्या बताओगे? ऑप्शन सी ओष्ठ होता है। चलते हैं नेक्स्ट। बादल का तत्सम शब्द कौन सा? बादल का आप क्या बताओगे? ऑप्शन सी वारिद होता है। जहाँ पर भी लास्ट में जल वाले शब्द में ता लगा दीजिए, जैसे जलद का जलद जलद कर दीजिए, पंग, तो जितने जल वाले शब्द हैं, जलद हो गया, वारी का पानी हो तो वारिद लगा दीजिए। जितने जल वाले शब्द में ता लगाने से क्या बनता है? बादल बनता है। और वहीं धा लगा दिए तो समुद्र बनता है, और जा लगा दीजिए तो क्या है? कमल का बन जाता है। तो ये करके आपको याद करके रखना है। कंधा शब्द का क्या होता है? स्कंद तत्सम होता है। स्कंद यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। केला का क्या होता है? केला का कदली होता है, तत्सम रूप होता है। नेक्स्ट है उल्लूक का तत्सम रूप क्या है? तो आप बता दो उल्लू का क्या होता है? ऑप्शन डी उल्लू होता तद्भव रूप। और इसका चलते बहुत जल्दी देखिए 20-25 क्वेश्चन होते। काक का क्या होता है? तो कौवा होता है। नेक्स्ट है बूट किस वर्ग में शब्द में आता है? तो बूट आप जानते हैं ये जो है विदेशी शब्द है बूट। चलते हैं। दंत धावन का तद्भव शब्द कौन सा? दंत धावन का तद्भव शब्द क्या बताएंगे आप? तो तातून होता है। श्यामल किसका है? तो श्यामल जो है सांवला का है, यानी ऑप्शन ए का सांवल का तद्भव रूप श्यामल का सांवला होता है। शब्द किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक या एक से अधिक वर्णों का सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? तो शब्द समूह कहा जाता है। सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। शब्दों का वर्गीकरण आधार क्या है? तो रचना, उत्पत्ति, अर्थ, तीनों आधार क्या होते हैं? शब्द के तीनों आधार पर बांटा गया है। नेक्स्ट है विकल्पों तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सा जो है तद्भव शब्द है। प्रश्न के दिए गए तद्भव शब्द को पहचानना। तद्भव शब्द इसमें से क्या है? तो बताओगे मुंह का क्या होता है? मुख होता है। तद्भव शब्द तत्सम शब्द मुख का मुख होता है, ये याद करके रखना है। तद्भव शब्द को आपको पहचानना। तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है? तो पड़ोसी का क्या होता है? पड़ोसी क्या है? तद्भव शब्द है। चलते हैं। तद्भव शब्द को पहचाना। तद्भव शब्द कौन सा है? तो आप बताओगे बादल का जो है वारिद होता है, याद करके रखना है। तद्भव शब्द का चयन करना है। इसमें सबको तद्भव ही शब्द को चयन करना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट। तमंचा क्या है? तद्भव शब्द है। विकल्प तद्भव शब्द इसमें भी चयन करना, तो तद्भव शब्द इसका क्या हो जाएगा? बेंत हो जाएगा तद्भव शब्द। नेक्स्ट है निम्नलिखित तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द आप क्या बताओगे प्यारे सारे साथियों? तो अंधेरा का क्या हो जाएगा? तम क्या होता है? इसका तत्सम शब्द होता है। तद्भव शब्द कौन सा है निम्नलिखित में से? तो आपका केरा जो है, ठीक है। पीला क्या हो जाएगा? आप बताओगे तद्भव शब्द है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से प्रश्न किससे तद्भव शब्द? तद्भव ये इसमें भी पहचाना, तो कान का कण होता है तद्भव, तत्सम होता है कण इसका। नृत्य का तद्भव रूप क्या होता है? तो आप बताओगे नाच होता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट। नृत्य का तद्भव रूप नाच। तत्सम शब्द का चयन इसमें भी करना। तत्सम शब्द यहाँ तद्भव की जगह तत्सम आ गया है, तो आप क्या बताओ? अग्र क्या है? अग्र का आगे होता है तत्सम रूप। चलते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम का चयन करना है। तत्सम आप क्या बताओगे? अक्षर क्या है? बताओगे तत्सम है। नेक्स्ट है निम्न से तद्भव शब्द का चयन किया। तद्भव क्या है? तो आप क्या बताओगे? यो का क्या होता है? जो होता है। जो यो का जो है, तो और इसका तत्सम क्या होता है? यो होता है। तद्भव देखिए 300 क्वेश्चन। तद्भव शब्द का चयन करें तो तद्भव क्या हो जाएगा? ऑप्शन आदेश बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों का तत्सम शब्द का चयन करें। कौन से तत्सम शब्द हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रक्षा जो है, इसमें जो ये वाला छः होता है प्रायः ही तत्सम रूप में होता है। ये वाला छः जो होता है हमेशा लगभग 99% में किसमें? तो बताओ तद्भव शब्द में यूज होता है। शब्दों का तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द इसमें क्या है? तो ये वाला देखिए पेट चिरवा वाला सा, जिसे षटकोण वाला सा, ये जहाँ लग जाता है वो तत्सम शब्द ही प्रायः होता है। तत्सम शब्द इसमें से कौन सा? तत्सम शब्द। तो कुपुत्र क्या होता है? कुपुत्र आप लिख देंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। तत्सम शब्द का आपको चयन करना, तो इसमें कौन सा? कोठा, क्रीच है कि उत्साह? तो उत्साह नहीं, तत्सम शब्द क्या है? उत्साह है, जबकि उत्साह इसका क्या होता है? तद्भव रूप होता है। तद्भव शब्द का चयन करें, इसमें कौन सा? तो सा हो जाएगा। गवैया क्या है? तद्भव है। अब सभी देखिए इनमें से
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सब वीडियो पहले ही चैनल पे अपलोड हैं और जनमानस क्लासेस के चैनल पे अपलोड है, तो उसको विजिट करके जरूर देखें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।